हेलो स्टूडेंट, न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बार बार एक डिमांड आ रही थी भी इंडियन ज्योग्राफी सर स्टार्ट करवा दो। पर्सनली मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे और सभी स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए आज हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का हम पहला ही टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, भारत की स्थिति व विस्तार। भारत की स्थिति व विस्तार, ये है भी आपका पहला ही टॉपिक, भारत की स्थिति व विस्तार। तो बात यह है कि इस पृथ्वी पर हमारा भारत कहां पर लोकेटेड है, सबसे पहली बात यही देखने की है। तो उसको हम देखेंगे भी इंडिया हमारी पृथ्वी पर कहां पर है। तो जैसे कि ये है आपकी पृथ्वी और इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक मैं रेखा खींच रहा हूं जिसको बोला जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और इसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा ने हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर का हिस्सा है, जैसे यहां पे लिख रहा हूं उत्तर, दक्षिण, और ये इधर लिख रहा हूं पूर्व, और ये है पश्चिम साइड। तो जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा ने हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर का हिस्सा जो है, ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का जो हिस्सा है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो मैं इसको बोल सकता हूं यहां पर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और मैं एक रेखा और खींच रहा हूं यहां पर 23.5 डिग्री रेखा, और ये एक रेखा और यहां पर 23.5 डिग्री रेखा। उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री रेखा है। और एक रेखा यहां पर, इसको बोला जाता है 66.5 डिग्री रेखा, और एक रेखा ये आपकी यहां पर 66.5 डिग्री रेखा। तो भारत की स्थिति व विस्तार से पहले ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से निकल करके आता है भी भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, या भारत किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है, भारत किन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है। तो अगर एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जैसे कि इनमें से आप अगर एक आइडिया लगाओ तो कर्क रेखा कौन सी है, इसमें से कर्क रेखा कौन सी है? तो आप कई स्टूडेंट होंगे वो सोचेंगे भी 23.5 डिग्री रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री रेखा है और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री रेखा है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा होती है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो बात यही है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में एक यहां पर 66.5 डिग्री रेखा है, उसको आर्कटिक वर्त के नाम से जाना जाता है, आर्कटिक वर्त। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री रेखा है, उसको अंटार्कटिका वर्त के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिका वर्त। तो ये हमारी पृथ्वी पर कुछ अक्षांश रेखाएं हैं। तो जैसे कि ये आपका अर्थ था और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, तो क्या आप ये बता सकते हो क्या इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? तो इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। यहां से कंसेप्ट निकल करके ये आता है इंडिया दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरा,
अगर इस पृथ्वी को मैं ऐसे डिवाइड करूं इस प्रकार से, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जबकि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इंडिया जो है वो ये उत्तर साइड मैंने लिखी थी, ये दक्षिण साइड लिखी थी, और इधर था आपका पूर्व साइड और ये था पश्चिम साइड। तो जब पृथ्वी को ऐसे बांटेंगे दो बराबर हिस्सों में, तो अब इंडिया पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है, तो यहां से कंसेप्ट निकल करके आएगा इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है, इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब तो अगर मैं यहां से एक रेखा और खींच दूं, अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो अब इंडिया क्या वो उत्तर और पूर्व में था क्या? उत्तर और पूर्व में इंडिया लोकेटेड था। मतलब ये साइड तो आपका उत्तर और पश्चिम होगी है, उत्तर और पश्चिम, क्योंकि ये इधर का हिस्सा सारा का सारा पश्चिमी गोलार्ध, ऊपर का हिस्सा ठीक है उत्तरी गोलार्ध है, लेकिन उत्तर और पश्चिम आ गया है। ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे दक्षिण, और ये इधर का हिस्सा पश्चिम, और ये इधर का हिस्सा जो है ये दक्षिण और ये पूर्व। तो हमने देखा था इस हिसाब से इंडिया पूर्वी गोलार्ध में था, और इस हिसाब से इंडिया जो था वो उत्तरी गोलार्ध में था। तो इंडिया कहां पर है? इंडिया जो है वो उत्तर और पूर्व के अंदर है। ये कंसेप्ट निकल करके आ गया यहां से। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हमारी पृथ्वी पर जो इंडिया है वो कहां पर लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है उत्तर और पूर्व के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं इंडिया का मैप, और ये लगभग प्रत्येक टॉपिक के अंदर ये आपका इंडिया का मैप जरूर बनेगा, और यहीं से कंसेप्ट से हम समझेंगे। चीजों को रटना नहीं है, बस समझते चले जाना है। तो ये है भी आपका इंडिया का मैप। लगभग कुछ बन गया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और सेट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये है इंडिया का मैप। तो ये है आपका अर्थ, ये थी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और अगर यहां से कोई एक अक्षांश रेखा गुजरे और एक अक्षांश रेखा यहां से गुजरे, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं हैं, अगर मैं इस अक्षांश रेखा का पता कर लूं और इस अक्षांश रेखा का पता कर लूं, तो फिर हम ये बात बोल पाएंगे ना, इंडिया जो है वो इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है। तो ये जो रेखा है इसको बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, या फिर मैं लिखूं यहां पर उत्तर, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मतलब उत्तर। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में तो शायद ये बात आ रही होगी भी सर ये ऊपर का हिस्सा तो उत्तर साइड आएगा और नीचे तो दक्षिण आएगा, तो यहां पे आपने उत्तर लिख दिया और यहां पर भी आपने उत्तर लिख दिया। तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जितनी भी यहां से अक्षांश रेखा गुजरती है तो वो आपकी उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा गुजर रही है ये आपकी उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है। जैसे कि 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, और कभी एक रेखा गुजरेगी 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तरी गोलार्ध में है तो इसलिए मैंने इसके आगे लगा दिया है यहाँ पे नॉर्थ साइड। तो 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया आपका स्टार्ट हो जाता है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में जैसे 8 के बाद में 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरेगी, 10, 11, 12, 13, और लास्ट में आपका आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा। तो अगर मैं यहां पर ये लाइन खींच दूं 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा, ये लो, और ये नॉर्थ है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है दोनों की दोनों। तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में था, हमें पता था, और किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है? 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखाओं के बीच में हमारा इंडिया लोकेटेड है इस पृथ्वी के ऊपर। अगर मैं इस अब जैसे कि एक बात देखें यहां से,
अब ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें आपका उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा और एशिया कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा। तो बहुत सारे देश आ जाएंगे, लेकिन अभी हम ये पता नहीं कर सकते कि इंडिया यहां पर है, यहां पर है या यहां पर है। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है ये आपका, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से एक रेखा गुजार दूं और ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया है। इधर का हिस्सा आपका पूर्वी गोलार्ध, इधर का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध। तो अब क्या ये इतना ही एरिया रह गया क्या हमारा? क्योंकि इंडिया जो था वो उत्तर और पूर्व में था आपका, ठीक है। तो इधर का हिस्सा तो पश्चिमी गोलार्ध है, और उत्तर तो है लेकिन पश्चिमी गोलार्ध है, उत्तर और पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम है। लेकिन इंडिया तो उत्तर और पूर्व में था, तो ये एरिया तो कट हो गया। बेशक 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट ये रेखा यहां से गुजर ही होगी, लेकिन इंडिया जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, ठीक है। इंडिया उत्तर और पूर्व में है, तो इंडिया इन दो रेखाओं के बीच में है यहां पर आपका। अच्छा, उसके बाद में अगर नेक्स्ट मैं चलूं, अगर कोई देशांतर रेखा यहां से गुजरे और कोई देशांतर रेखा यहां से गुजरे हमारे इंडिया के, तो मैं ये बात फिर बोल पाऊंगा ना, इंडिया जो है इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है। जैसे कि हमारी पृथ्वी से इस प्रकार से देशांतर रेखाएं गुजरती है, आपको पता है, ठीक है। टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती है। पूर्वी गोलार्ध में इस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और इसी प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध से भी गुजरती है। तो मैं इन दो देशांतर रेखा का पता कर लूं, ये देशांतर रेखा और ये देशांतर रेखा, तो फिर मैं ये बात बोल पाऊंगा इंडिया जो है वो इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है। तो इंडिया जो है यहां से ये जो रेखा है इसको बोला जाता है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा, और यहां पे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और इधर का जो गोलार्ध था वो था आपका पूर्वी गोलार्ध, और इधर का गोलार्ध था वो था आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो इंडिया 68 डिग्री 7 से स्टार्ट हो गया है, गुजरात वाला जो क्षेत्र है 8 डिग्री 7 मिनट, और इसके आगे लिख रहा हूं मैं यहां पर ईस्ट, पूर्व, क्योंकि ये पूर्व की देशांतर रेखाएं आएगी सारी की सारी। 68 के बाद में 69, 70, 71, 72 और लास्ट में यहां पर आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट और ईस्ट यहां पर, ठीक है। तो इंडिया जो है वो किन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है? वो 68 डिग्री 7 से लगा करके 97 डिग्री 25 इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है। इंडिया जो है वो किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है? इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा के बीच में है, ठीक है। तो यहां से कंसेप्ट यही निकल करके आएगा, जैसे कि ये है आपका अर्थ 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इंडिया स्टार्ट हो रहा था आपका 8 डिग्री 4 मिनट से, और दूसरा इंडिया यहां पर खत्म हो रहा था आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर। लेकिन इसके आगे भी नॉर्थ आएगा और इसके आगे भी नॉर्थ आएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं हैं। और दूसरा, अगर मैंने इस पृथ्वी को ऐसे बांटा था तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा थी। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे रही थी। ये पूर्वी गोलार्ध था, इधर का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध था। लेकिन इंडिया पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। और ऐसे इंडिया जो था उत्तरी गोलार्ध में था, इंडिया जो था आपका उत्तर और पूर्व में था, ये हमने देखा यहां पर। और इंडिया किन दो देशांतर रेखाओं के बीच में था? इंडिया जो था आपका 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा से लगा करके 97 डिग्री 25 देशांतर रेखा के बीच में था इंडिया। तो अगर मैं यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और कभी यहां से एक रेखा गुजरेगी और इसको बोला जाता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये आपकी देशांतर रेखा। मतलब ये रेखा जहां से भी गुजरेगी तो इंडिया से होकर के जब गुजरेगी तो क्या इंडिया का ये गुजरात स्टार्ट हो जाएगा क्या? ये गुजरात यहां से टच करता हुआ 68 डिग्री 7 से स्टार्ट हो रहा है आपका इंडिया, ठीक है। और ये 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद में जैसे कि मान के चलो 68 के बाद में 69, 70, 71 और कभी यहां से एक रेखा गुजरेगी और इसको मैं बोल दूंगा 97 डिग्री 25 मिनट,
97 डिग्री 25 मिनट, और ये भी आपकी ईस्ट की देशांतर रेखा है। तो क्या इंडिया जो था वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में था। और इंडिया आपका 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, और ये 97 डिग्री 25 मिनट इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में था। तो क्या आपका इंडिया जो था वो इस क्षेत्र में था क्या? ठीक है, तो यहां से हमने लोकेशन निकाली हमारे इंडिया की भी। इंडिया जो है हमारी पृथ्वी पर कहां पर लोकेटेड है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है, और 68 डिग्री 7 से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है। और इसीलिए बोला जाता है इंडिया जो है वो उत्तर और पूर्व के अंदर है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूं, देखना। ये है क्वेश्चन आपका, इंडिया भारत किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है? भारत किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है? तो मेरा ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा, ए ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। बी ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। सी ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। डी ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये था भी आपका क्वेश्चन, भारत किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है, और ये प्रत्येक आंकड़े में आपको लगभग सिमिलर सी चीजें दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और स्टूडेंट रट के बैठ जाता है इन चीजों को, और उसका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। अब ये भी बात है, ये 0 डिग्री था, उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, और कभी 8 डिग्री 4 मिनट यहां से भी एक रेखा गुजरेगी। ठीक है, और फिर 37 डिग्री 6 मिनट यहां से भी रेखा गुजरेगी। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो तो उत्तरी गोलार्ध में है, और ये तो साउथ की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये आंकड़ा बेशक सही होगा यहां पर, लेकिन उसने ये साउथ का गेम कर दिया, यहां पर साउथ लिख दिया है, और जिस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया यहां पर। ठीक है, ये आंसर, इसका आंसर गलत हो जाएगा, और स्टूडेंट जो है एक्साइटमेंट में आकर के ये लो भी ये हो गया आपका, और उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इस चीज को पढ़ा ही नहीं, और उसने आंकड़े को देखा, और उसका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, और घर पे जाके बैठ के रोने के सिवाय उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। ठीक बात है, ये अक्षांश रेखा नॉर्थ से गुजरी है, लेकिन ये 97 डिग्री 25 मिनट है, और इंडिया तो है 8 डिग्री 4 से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा यहां पर। सी ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगा करके 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये आंकड़े नॉर्थ देशांतर रेखा के दे रहा है यहां पर साथ में, तो आपको पता है इंडिया इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में था, तो ये भी आपका गलत हो गया यहां पर। और डी ऑप्शन आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इनके बीच में है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलूंगा मैं। जब मैं एमसीक्यू लेकर के आऊंगा तो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन आप तसल्ली हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि आपको देखने में तो इजी लगेंगे, और ऑप्शन भी शायद आपको इजी लगेंगे, लेकिन जब उसको देखना पड़ेगा ना, तो फिर आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आंसर को करने के लिए। ठीक है, तो एक नजारा मैंने आपको दिखाया यहां पर, और नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं इंडिया के मैप के ऊपर। तो यहां से हमने देखा इंडिया जो है वो उत्तर और पूर्व में है, इतनी ही बात सीखी है हमने यहां से। नेक्स्ट चलते हैं, ये है भी आपका इंडिया।
यह है भी हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया जो था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगा करके आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये जो देशांतर रेखा मैंने बताई थी आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगा करके, और इधर आपका था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में था। अब यहां से कंसेप्ट ये निकल करके आता है, क्या इंडिया से मकर रेखा गुजरती है क्या? इंडिया से अगर मकर रेखा गुजरती है तो आपका जो इंडिया था वो कौन से गोलार्ध में था? वो इंडिया जो था आपका 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी एक रेखा गुजर रही थी, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा गुजर रही थी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा थी उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूं, इंडिया से क्या मकर रेखा गुजरती है क्या? तो यहां से आपके सामने बड़ी है सारी की सारी बातें। इंडिया से मकर रेखा नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इंडिया से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। अब बात यह है, तो क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है, अगर ये 23.5 डिग्री रेखा जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो 66.5 डिग्री रेखा भी है, तो फिर ये भी गुजरती है क्या इंडिया से? ठीक है, और जिसको आर्कटिक वर्त के नाम से जाना जाता है, आर्कटिक वर्त। ठीक है, तो उत्तर में होने का मतलब ये नहीं है कि ये आर्कटिक वर्त भी गुजरेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, 8 से लगा करके 37 के बीच में आपका इंडिया लोकेटेड है। जब आप 8 से 9 डिग्री अक्षांश रेखा 10, 11, 12, तो एक आंकड़ा आपको मिलेगा 23.5 डिग्री, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा जो गुजरेगी तो उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में 24, 25 और लास्ट में 37 पर इंडिया खत्म हो गया है, तो 66 तो ऊपर ही रह गया आपका। इंडिया तो यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म ही हो गया है, तो इसलिए 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त जो है इंडिया से नहीं गुजरता, लेकिन 23.5 डिग्री कर्क रेखा इंडिया से जरूर गुजरती है। ठीक है, तो यहां से हमने यही बात सीखी, इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती। तो इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है, और क्यों गुजरती है इस कंसेप्ट को हमने यहां से समझा। तो मैं यहां से कर्क रेखा गुजार रहा हूं, ये लो, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो इंडिया के कितने राज्यों से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है? तो ये है आपका यहां पर राजस्थान, सॉरी गुजरात, इसको बोला जाता है गुजरात, और ये है राजस्थान। उसके बाद में है मध्य प्रदेश, एमपी, और मध्य प्रदेश से एक स्टेट अलग हुआ था और जिसको बोला जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये क्षेत्र है यहां पर बिहार से एक स्टेट अलग हुआ था जिसको बोला जाता है झारखंड। और ये यहां तक, ये सारा का सारा क्षेत्र है यहां तक, सारा का सारा, इसको बोला जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इस क्षेत्र को बोला जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और ये है मिजोरम, मिजोरम, इस क्षेत्र को बोला जाता है मिजोरम। तो भारत के कितने राज्यों से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है? तो मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, भारत के 8 राज्यों से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। ये बात सभी को पता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, बात यह है, 23.5 डिग्री में क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पर, ये देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उनका पूर्व से पश्चिम
क्रम में सही मिलान कीजिए। ये है भी क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्योंकि ये सभी को पता है इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन क्वेश्चन ये आ गया है 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उनका पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाइए। तो इधर का साइड है आपका पूर्व साइड और ये साइड है आपका पश्चिम साइड, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, ए ऑप्शन, शॉर्ट में लिखूंगा इसको मैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद में है त्रिपुरा और ये है यहां पर मिजोरम। तो हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और रह गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और लिख रहा हूं यहां पर, झारखंड, झारखंड, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इसको थोड़ा सा यहां पे झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ए बी ऑप्शन ये है आपका। सी ऑप्शन मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी एक रह गया अभी यहां पर, झारखंड रह गया, इसमें भी झारखंड, ये लो। डी ऑप्शन मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये है भी आपके पास में ऑप्शन। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, उनका पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो एक आप ऑप्शन आपने देख रखा है यहां पर, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इसको सूट बैठता है, लेकिन ये तो पश्चिम से पूर्व क्रम है और उसने पूछ रखा है पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाइए। तो पूर्व से पश्चिम क्रम में जब लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा आपका मिजोरम, ये देखो मिजोरम, उसके बाद में आएगा त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, उसके बाद में ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आएगा झारखंड, ये झारखंड, फिर आएगा छत्तीसगढ़, ये लो छत्तीसगढ़, फिर आएगा मध्य प्रदेश और फिर आएगा आपका राजस्थान और ये राजस्थान यहां पर, और फिर आएगा गुजरात और ये गुजरात आपका। तो पूर्व से पश्चिम हमने क्रम में लगाया है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है। इसको मैं साफ कर रहा हूं यहां पर, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व ये चौड़ाई कितनी है, ये है 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। दोनों इनका डिफरेंस कितना है, जब
14 को 2933 में माइनस करोगे तो आंकड़ा निकल करके आएगा आपका 281 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस जो है वो आएगा आपका 281 किलोमीटर। नेक्स्ट चलेंगे, भारत को लगने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत को लगने वाले पड़ोसी देश, तो सबसे पहले यहां पर ये है आपका पाकिस्तान। यहां पर सीमा लगा रहा है आपका एक देश जिसको बोला जाता है अफगानिस्तान, और ये है पाकिस्तान, और ये ऊपर सारा का सारा क्षेत्र पड़ता है, इसको बोला जाता है चीन। और ये देश है यहां पर नेपाल, और ये देश है भूटान, और इस देश को बोला जाता है म्यांमार। और नीचे यहां पर इस देश को बोला जाता है बांग्लादेश। तो भारत को लगने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं आपके? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, और ये आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये देश जो है भारत के पड़ोसी राज्य हैं जो हमारी इंडिया से सीमा लगा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है, ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है POK, पाक ऑक्युपाइज्ड कश्मीर, वो कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो यहां से बात ये निकल करके आती है अफगानिस्तान की एक्चुअल में इंडिया से कोई सीमा नहीं लग रही मौके पर, लेकिन इंडिया इसे अपना अभिन्न अंग मानता है, इसलिए ये बताया जाता है इंडिया की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में यहां पर। ठीक है, बाकी तो सीमा लगा ही रहे हैं जितने भी देश हैं, लेकिन आगे करेंगे कितनी सीमा लगा रहे हैं, कितने किलोमीटर की सीमा लगा रहे हैं, वो नेक्स्ट हम करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी है। ठीक है, एक कंसेप्ट और रह गया था यहां पर, जैसे कि मैंने यहां से एक रेखा गुजारी थी 23.5 डिग्री रेखा, ये 23.5 डिग्री रेखा। तो अगर ये आपका अर्थ था, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। सूरज का जो प्रकाश है 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लगा करके 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में सूरज का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है, और जिस वजह से ये क्षेत्र जो है वो गर्म रहता है, और गर्म रहता है तो इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र। उष्ण का मतलब ही गर्म होता है, उष्णकटिबंध क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्षेत्र किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लगा करके 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो सूरज की किरणें यहां पर डायरेक्ट सीधी पड़ रही थी, इसलिए यह क्षेत्र था आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र। ठीक है, अब सूरज का जो प्रकाश है वो यहां पर पड़ती है 66.5 डिग्री रेखा, और जिसको बोला जाता है आर्कटिक वर्त। सूरज की किरणें 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लगा करके 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त तक, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री यहां पर आपका अंटार्कटिका वर्त बोला जाता है, इसको अंटार्कटिका वर्त। यहां तक सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही थी, इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र यही आपका। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूं यहां पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा ये है, ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है, इससे नीचे 23.5 डिग्री से नीचे का जो भारत है वो क्या उष्णकटिबंध क्षेत्र है क्या? ये सारा का सारा। तो 23.5 डिग्री के नीचे का जो भारत है इसको बोला जाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र।
उष्णकटिबंध क्षेत्र। और 23.5 डिग्री रेखा के जो ऊपर का भारत है, 23.5 डिग्री रेखा के ऊपर का जो भारत है उसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो यहां से कंसेप्ट ये निकल करके आया, इंडिया जो है वो किन दो कटिबंध क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इंडिया तो है वो आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और ये आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र, इन दो कटिबंध क्षेत्रों के अंदर आपका इंडिया लोकेटेड है या फिर दो कटिबंध क्षेत्रों में बंटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है भारत के कितने राज्य उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंध क्षेत्र में पड़ते हैं। तो जहां से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है वहां का आधा हिस्सा आपको पता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में चला जाएगा और आधा हिस्सा उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आ जाएगा। तो भारत के 8 राज्य हैं जो उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंध क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी ये है इंडिया आपका, और आपको पता है यहां पर जैसे कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता है लद्दाख, लद्दाख। और भारत का ये यहां पर केरल है और ये नीचे का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है तमिलनाडु। ठीक है, और ये इधर का हिस्सा है गुजरात, गुजरात। और ये भारत का एक राज्य है जिसको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से बात यह निकल करके आती है भारत का उत्तरी राज्य या उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, तो वो है लद्दाख। भारत का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, वो है आपका तमिलनाडु। भारत का पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, लास्ट जो है वो है गुजरात। और पूर्वी क्षेत्र लास्ट कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बात यह है कि भारत का एक उत्तरी पॉइंट है यहां पर लद्दाख क्षेत्र में जिसको बोला जाता है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, लास्ट क्षेत्र इंदिरा कोल लद्दाख क्षेत्र में। और यहां पर लास्ट पॉइंट है, इसको बोला जाता है, अब ये सभी को पता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी सभी को पता है। ठीक है, कन्याकुमारी सभी को पता है, लेकिन अगर ऑप्शन में यह नहीं मिलेगा ना तो आप कुमारी रह जाओगे यहां पर। ठीक है, तो यहां से एक ऑप्शन आपको मिलेगा केप कैमेरॉन, केप कैमेरॉन, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा और तमिलनाडु के अंदर पड़ता है केप कैमेरॉन। और कन्याकुमारी तो लास्ट है यहां पर, और केप कैमेरॉन यहां पर दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में यहां पर एक क्षेत्र और है जिसको बोला जाता है गौर माता, या फिर लिखा आ सकता है गुहार मोती, गुहार मोती। गुजरात के अंदर ये आपका पश्चिमी पॉइंट है। ठीक है, पश्चिमी पॉइंट गौर माता या गुहार मोती, उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल, और दक्षिणी पॉइंट ये आपका केप कैमेरॉन या कन्याकुमारी, और पूर्वी पॉइंट है इधर अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहां पर, और नाम है किबिथु, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबिथु। और यहां पर पड़ता है अंडमान निकोबार, ये है आपका उत्तरी अंडमान, और ये है मध्य अंडमान, और ये है दक्षिणी अंडमान, और इसको बोला जाता है छोटा अंडमान, इसको बोला जाता है कार निकोबार, इसको बोला जाता है छोटा निकोबार, और इसको बोला जाता है महान निकोबार। तो ये है आपका अंडमान निकोबार। और यहां पर ये एक अक्षांश रेखा और गुजरती है। इंडिया जो है एक्चुअल में 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, मतलब इंडिया की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन इंडिया वैसे स्टार्ट होता है आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से, अंडमान निकोबार स्टार्ट हो जाता है, और ये लास्ट पॉइंट आपका यहां पर 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, लेकिन भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है इस महान निकोबार के अंदर है, और जिसका नाम है, इसको साफ करूंगी मैं यहां पर, इसका नाम है
ला हिचिंग, ला हिचिंग नंबर 1। अब पता है स्टूडेंट ने क्या सुन रखा है, ये सुन रखा है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, लेकिन ये पूछा ही नहीं जाएगा। या तो आएगा ला हिचिंग या आएगा पिग्मेलियन, या फिर पूछा जा सकता है पार्सन, पार्सन। ठीक है, तो ये इसके नाम है। अभी लास्ट पॉइंट के अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है आपका महान निकोबार। दक्षिणतम पॉइंट है ला हिचिंग, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, पार्सन, ये इसके नाम है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो भारत का उत्तरी पॉइंट था इंदिरा कोल, दक्षिणी पॉइंट था आपका कैप कैमरून या कन्याकुमारी, पश्चिमी पॉइंट था इधर गुहार मोती या गौरमाता, और पूर्वी पॉइंट था आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और दक्षिणतम पॉइंट है आपका यहां पर ला हिचिंग, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, पार्सन। किस द्वीप का? महान निकोबार, ये द्वीप पड़ता है अंडमान निकोबार का, उसके ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, ये इधर पड़ता है आपका अरब सागर, ये पड़ता है अरब सागर। ये सारा का सारा हिस्सा जो है, सारा का सारा एरिया, ये जल का जो भाग है, इसको बोला जाता है अरब सागर। अरब सागर। और इधर जो जल का भाग है, इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो यहां से अब क्वेश्चन बनेंगे किस प्रकार से, देखो, भारत के कितने राज्य समुद्र को सीमा लगा रहे हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र को सीमा लगा रहे हैं? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा गुजरात, दूसरा यहां पर आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा गोवा, और ये है, इस क्षेत्र को बोला जाता है कर्नाटक, और ये है केरल, केरल। तो यहां से कंसेप्ट ये निकल करके आया, 1 2 3 4 और 5, भारत के 5 राज्य पश्चिमी साइड से समुद्र को सीमा लगा रहे हैं, या फिर ये भी बोल सकता हूं भारत के 5 राज्य अरब सागर को सीमा लगा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये है तमिलनाडु, और उसके बाद में है, ये है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये है उड़ीसा, और इस क्षेत्र को बोला जाता है यहां तक सारा का सारा ये आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4, भारत के 4 राज्य वेस्ट बंगाल को सीमा लगा रहे हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को, सॉरी, भारत के 1 2 3 4, 4 राज्य बंगाल की खाड़ी को सीमा लगा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 5 अरब सागर को थे और 4 है आपका बंगाल की खाड़ी को। तो भारत के कुल कितने राज्य समुद्र को सीमा लगा रहे हैं? भारत के कुल 9 राज्य समुद्र को सीमा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहां से निकल करके आया। तो भारत के कितने राज्य बंगाल की खाड़ी को सीमा लगा रहे हैं? तो 1 2 3 4, भारत के 4 राज्य पूर्व साइड से बंगाल की खाड़ी को सीमा लगा रहे हैं। भारत के कितने राज्य अरब सागर को सीमा लगा रहे हैं? तो 1 2 3 4 और 5, भारत के 5 राज्य पश्चिमी साइड से अरब सागर को सीमा लगा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता हूं मैं, अब उतरता हूं मैदान के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये भी मैप बना रहा हूं फिर से मैं यहां पर, ताकि आपको क्लियरिटी ज्यादा रहे, इसमें ज्यादा चीजें आपको इजी याद रहे, इसीलिए इस मैप की बार बार जरूरत पड़ रही है, और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये है आपका इंडिया। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो है, यहां पर लिख रहा हूं, 32,87,263
वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत को ये स्थलीय सीमा कितनी लग रही है यहां पर? तो भारत को स्थलीय सीमा जो लग रही है ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, स्थलीय सीमा। भारत को लगने वाली कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो एक आंकड़ा मिलेगा आपको 15,200 किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये वर्ग किलोमीटर है, ये क्षेत्रफल है आपका 15,200 किलोमीटर। लेकिन एक आंकड़ा और मिलता है 15,106.7 किलोमीटर। अगर ये दोनों आंकड़े मिले तो प्रेफरेंस इसको देनी है 15,106.7 किलोमीटर, और 15,200 किलोमीटर आपका क्षेत्रफल पड़ता है। ठीक है। और यहां पर ये भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो भारत की कुल जो ये जो जलीय सीमा है ओनली ये मुख्य भूमि की, तो वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। और अगर यहां पे ये आपका लक्षद्वीप है और इधर पड़ता है अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, यहां पर छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार और महान निकोबार। ठीक है। और ये अंडमान निकोबार को मिला दिया जाए, मतलब इन टोटल द्वीपों को मिला दिया जाए, लक्षद्वीप भी उसके अंदर और दूसरे जो छोटे मोटे द्वीप है उनको मिला दिया जाए, तो भारत की कुल स्थलीय जलीय सीमा कितनी है? तो 7516.7 किलोमीटर है टोटल जलीय सीमा। तो यहां से हमने ये बात पता की भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है या 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो भारत की जलीय सीमा मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और दूसरे द्वीपों को मिला दिया जाए तो टोटल भारत की कुल जो जलीय सीमा है 7516.7 किलोमीटर, 7516.7 किलोमीटर जलीय सीमा है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे है 7वां। जैसे इसके लिए एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक है। अभी सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल रूस का है, उसके बाद में है कनाडा का, फिर आपका आ गया है चीन, फिर आ गया है यहां पर अमेरिका, और ये है ब्राजील, इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे आपका है भारत। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत जो है पूरे विश्व का 2.42% स्थान घेरता है पूरे विश्व का। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। पहले नंबर पर है आपका रूस है, दूसरे पर है कनाडा। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा मतलब कितना परसेंट स्थान घेरता है, तो 2.42% जो स्थान है वो इंडिया आपका यहां पर घेरता है। ठीक है। भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में कौन से स्थान पर है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से इंडिया जो है वो यहां पर आपका दूसरे स्थान पर है। इंडिया दूसरे स्थान पर है। और पहले पर कौन है? पहले पर है चाइना, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से है ये। पहले पर है आपका चाइना और दूसरे पर है आपका इंडिया। ठीक है। लेकिन अभी अगर जनसंख्या करवा दी जाए तो फिर मेरे ख्याल से ये आंकड़ा तो है पहले पर आ जाएगा इंडिया का। ठीक है। तो लेकिन अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से इंडिया दूसरे स्थान पर है और चाइना पहले नंबर पर है।
ठीक है। पूरे विश्व का इंडिया में कितनी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो यहां पर जनसंख्या जो निवास करती है वो 17.5% पूरे विश्व का जनसंख्या निवास करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। क्षेत्रफल तो है हमारे पास में 2.42 और जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व का 17.5% 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है। तो बेरोजगारी तो यहीं पर ही फैलेगी, ठीक है, अमेरिका में थोड़ी ना फैलेगी। अमेरिका के लोग तो खदेड़ करके आपको इतनी इज्जत से यहां पर भेज रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, ये लोग। और इंडिया की जो यहाँ पे पॉपुलैरिटी कितनी होगी आपको पता है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे मुमकिन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और बाकी का डाटा हम कल करेंगे। और मेरे ख्याल से आपको इंडियन ज्योग्राफी का ये पहला ही टॉपिक भारत की स्थिति व विस्तार आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको विद मैप, कहीं पर भी कोई रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और चीजों को समझना है, बस कुछ याद नहीं करना है। बस मेरी वीडियो जो है वो आपको बार बार देखनी है। 1 या 2 बार देखोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल कंसेप्ट से चलूंगा और विद मैप चलूंगा, ठीक है। विदाउट मैप मेरी शायद ही कोई क्लास रहे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको बढ़िया लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके।